नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा। आज आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। हम आदिकाल को कर रहे थे। आदिकाल को मैं आपको बता चुका हूँ। आदिकाल का नामकरण किस किस विद्वान ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तदुपरांत कौन कौन सी रचनाएं आदिकाल में, मुख्य मुख्य रचनाएं जो हैं वो मैंने आपको बताई थी, जिसमें रासो काव्य का जिक्र मैंने किया था, जिसमें पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बुद्धि रासो इत्यादि रासो ग्रंथ मैंने आपको बताए थे। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं या पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, उनकी मैं यहाँ पर डिस्कस आपके साथ कर रहा हूं। अपभ्रंश काव्य आया, रासों के साथ साथ अपभ्रंश, बहुत से अपभ्रंश ग्रंथ जो हैं आदिकाल में लिखे गए। प्रश्न उठता है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, आदिकाल की प्रथम रचना कौन है। ऐसे ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं कि पहला कवि, किस विद्वान ने किसको पहला कवि माना है, किस विद्वान ने किसको पहला कवि माना है, ये पूछा जाता है। अपभ्रंश जो मुख्य मुख्य काव्य आदिकाल में लिखे गए वो, क्योंकि राजा जो थे जो कवि जो थे वो राजाओं के आश्रय में रहते थे। आदिकाल के जितने भी कवि हुए, अत्यधिक कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे। जहां तक आदिकाल के प्रथम कवि का सवाल है, सिद्धों का जिक्र आदिकाल में होता है, सिद्धों का जिक्र होता है, नाथों का जिक्र आदिकाल में होता है। तो 84 सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है, 84। 84 सिद्ध माने जाते हैं। तो एक 84 सिद्धों में से एक और सिद्ध हुए, सरहपाद नामक सिद्ध हुए, जिनको राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है आदिकाल का, या फिर हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सरहपाद को माना है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। उन्हें माना कि सरहपाद जो है हिंदी का प्रथम कवि है, राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मान लिया। उनका मानना है कि सरहपाद हिंदी के प्रथम कवि नहीं है। उन्होंने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि जो है वो मान लिया, और उन्होंने भारतेश्वर बहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना मान लिया, जिसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। 1184 ईस्वी में भारतेश्वर बहुबली रास, जो कि शालिभद्र सूरी ने लिखी थी, उसकी रचना को उन्होंने मान लिया प्रथम रचना हिंदी की। अब एक विद्वान मान रहा है सरहपाद को, दूसरा विद्वान मान रहा है जो दूसरा शालिभद्र सूरी को मान रहा है, जिसने ग्रंथ भारतेश्वर बहुबली रास लिखा था, उसको मान रहा है। अब हम क्या माने? अगर प्रश्न आ जाता है तो सरहपाद, बहुत से विद्वानों ने फिर सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि जो है वो मान लिया है, जो कि सर्वसम्मति से, सर्वमत जो है, बहुत सारे मत जो हैं किसको लेकर हैं? सरहपाद को लेकर बहुत सारे मत जो हैं यहां पर हैं। सर्वमत है कि सरहपाद ही हिंदी का पहला कवि होना चाहिए, और सरहपाद ही हिंदी का पहला कवि है और माना जाना चाहिए। अब आती है बात रचना की। गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेश्वर बहुबली रास को मान लिया, परंतु सरहपाद पहले कवि थे, परंतु उनकी कोई भी रचना नहीं थी। उनके दो चार मुक्तक हैं, कुछ मुक्तक हैं। राहुल सांकृत्यायन ने उन मुक्तकों का जिक्र किया है, परंतु सरहपाद की कोई भी रचना नहीं थी। इसलिए देवसेन की श्रावकाचार, एक रचना है श्रावकाचार, देवसेन ने लिखी है, उसको हम पहली रचना हिंदी की मान लेते हैं। किसको? श्रावकाचार को किसने लिखी? देवसेन ने लिखी। देवसेन ने लिखी श्रावकाचार, उसको हम प्रथम रचना जो है हिंदी की मान लेते हैं। और ये 933 ईस्वी में लिखी गई। 933 ईस्वी में देवसेन की श्रावकाचार जो है उसको उन्होंने सभी ने सर्वमत से
मान लिया रचना की प्रथम रचना है शराब का चार। किसकी? देवसेन की। बार बार कह रहा हूं ताकि आपको याद रहे, देवसेन की शराब का चार प्रथम रचना मानी जाती है और सरहपाद को प्रथम कवि हिंदी का मान लिया जाता है। और किसने कहा है? राहुल संकृत्यायन ने सरहपाद को माना, और जो देवसेन की शराब का चार रचना है उस सर्वमत से उसको प्रथम रचना जो है हम मान लेते हैं। अब आदिकाल में सिद्धों का जिक्र होता है, नाथों का जिक्र होता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी। तो आपको मालूम है सिद्धों की संख्या मैं पहले ही बता चुका, 84 सिद्ध माने जाते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। और नाथों की संख्या मानी जाती है 9 नाथ 84 सिद्ध। सिद्धों की संख्या 84 जो है वो मानी जाती है। उसके बाद अमीर खुसरो भी आदिकाल के प्रमुख कवि। अमीर खुसरो के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो क्योंकि प्रमुख कवि थे और इन्होंने खालिकवारी, पहेलियां और मुकरियां लिखी हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि थे, परंतु इनको प्रथम कवि, खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इन्होंने खड़ी बोली में पहेलियां लिखी। आपको पहले याद होगी, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, जैसे जैसे वो थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे। ये पहेलियां अमीर खुसरो की। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो को माना जाता है और बहुत बड़ा योगदान, खालिकवारी, पहेलियां लिखी, आपके मुकरियां लिखी, पहेलियां, खालिकवारी अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि मान लिया जाता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण कवि रह जाते हैं, अगर उनका जिक्र ना हो तो आदिकाल अधूरा रह जाता है। तो एक महत्वपूर्ण कवि विद्यापति जो हैं आदिकाल के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनको श्रृंगारी कवि कहा जाता है। श्रृंगार वास्तव में बहुत ज्यादा लिखा इन्होंने, या फिर उनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है, तो विद्यापति को मैथिल कोकिल बहुत बार, अनेक बार ये प्रश्न जो है इसका जिक्र हुआ है। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहा गया है कि हिंदी का ऐसा कौन सा कवि था जिसको मैथिल कोकिल इसलिए कहा जाता है, कोकिल होता है कोयल, मैथिली एक भाषा है और विद्यापति ने मैथिली में लिखा। आपको मालूम है, मैंने अमीर खुसरो और विद्यापति का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आपको मालूम है कि आदिकाल में डिंगल और पिंगल, जो कि राजस्थानी मिश्रित थी, उसका प्रयोग आदिकाल में होता था। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग आदिकाल में होता था, परंतु आपके अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में लिखा और मैथिल कोकिल विद्यापति, जिनको मैथिल कोकिल कहा जाता है, मिथिला भाषा की कोयल कहा जाता है, मैथिली भाषा की, और श्रृंगारी कवि जिनको कहा जाता है, उन्होंने मैथिली में लिखा, मैथिली भाषा में उन्होंने लिखा। और उनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। किसकी? विद्यापति की जो रचनाएं हैं कीर्ति लता और कीर्ति पताका विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं और इन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी। डिंगल पिंगल के साथ साथ रासो का भी मैंने आपको जिक्र कर चुका हूं। रासो ग्रंथ थे जो लिखे गए, जैसे मैंने परमार रासो का, बुद्धि रासो का जिक्र किया, पृथ्वीराज रासो का जिक्र आपके पास कर चुका हूं। तो इसके साथ साथ अपभ्रंश भी साथ साथ चलती रही। अपभ्रंश भाषा में भी बहुत से काव्य, बहुत सी रचनाएं इस काल में लिखी गई अपभ्रंश भाषा में। तो मैथिल कोकिल जो है उनको विद्यापति को कहा जाता है। उन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखी और उन्होंने अपभ्रंश में ये रचनाएं इनकी आती है। उसके साथ साथ और अपभ्रंश की बहुत जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो मैंने यहां पर लिख दी हैं। बहुत सी रचनाएं जो कि अपभ्रंश भाषा में है, अपभ्रंश साहित्य है, जिसमें सबसे पहले संदेश रासक है। ये अब्दुल रहमान ने लिखी है। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखी है रचना, और इसका रचना काल 12वीं शताब्दी है।
और इसमें है क्या? संदेश, विरह है। एक विरहिणी संदेश भेजती है अपने प्रेमी को। एक प्रेमिका विरह में है और अपने प्रेमी को संदेश रस्क में संदेश भेजती है। 12वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया और इस ग्रंथ में विरह का वर्णन जो है वो किया गया है। किसमें? संदेश रस्क में। संदेश रस्क और अब्दुल रहमान, बहुत जरूरी रचना है, इसको अपने जहन में सदा के लिए बैठा रखना, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि संदेश रस्क जो है, कई बार पूछा जाता है किसने लिखी, कई बार पूछा जाता है इसमें क्या है, कई बार पूछा जाता है कब लिखी गई। संदेश रस्क से संबंधित प्रश्न आपको आ जाएंगे, आता है, ठीक है ना। या फिर अब्दुल रहमान ने कौन सा प्रमुख ग्रंथ लिखा, मतलब एक ही उसमें 4-5 प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद मैंने दूसरा जो है उसमें पौम चरियू का जिक्र मैंने किया है। पौम चरियू जो है वो स्वयंभू नामक एक कवि हुए। स्वयंभू कवि हुए आदि काल में, उन्होंने पौम चरियू की रचना की और ये 8वीं शताब्दी में लिखा गया। और इसमें क्या है? इसमें राम की कथा है। राम कथा का जिक्र पौम चरियू में हुआ है और यह ग्रंथ 8वीं शताब्दी में लिखा गया। और लिखा किसने? स्वयंभू ने। इसके भी 3-4 प्रश्न बन जाते हैं। पौम चरियू किसने लिखा? स्वयंभू ने लिखा। कब लिखा? 8वीं शताब्दी में लिखा। क्या है इसमें? राम कथा का जिक्र पौम चरियू में किया गया है। राम का वर्णन है, ठीक है ना। जैसे हमारे रामचरितमानस में है, रामायण वगैरह जो है उसमें है, तो वैसा ही राम का वर्णन भी पौम चरियू में किया गया है। तीसरा जो मैंने यहां पर लिखा है भविष्यत कहा जो है, ये रचना धनपाल है। धनपाल ने ये रचना लिखी हुई है। धनपाल नामक कवि हुए। भविष्यत कहा बहुत जरूरी है, भविष्य कहा, और 10वीं शताब्दी में ये लिखी गई, ठीक है ना। ये रचना 10वीं शताब्दी में लिखी गई और इसकी कथा जो है वह भी कहानी है भविष्यत नामक एक पात्र है, उसकी कथा का जिक्र इस ग्रंथ में हुआ है। भविष्यत कहा में भविष्यत की कथा है, उसका जिक्र इसमें हुआ है, ठीक है। तब तो अगला जो है परमात्म प्रकाश जो काव्य है, जोइंदू नामक आदिकाल के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, जिन्होंने परमात्म प्रकाश नामक काव्य लिखा है। परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ जो है जोइंदू ने लिखा है और 6ठी शताब्दी में लिखा गया है। और है क्या इसमें? धार्मिक ग्रंथ है। धर्म के बारे में बातें इस ग्रंथ में हुई है। परमात्मा, जैसा कि इसके टाइटल से पता लग रहा है, परमात्म प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश, तो स्वाभाविक रूप से धर्म पर आधारित ये काव्य होगा। और ये 6ठी शताब्दी में लिखा गया और धर्म पर आधारित है। और कवि परमात्म प्रकाश, कवि का नाम या रचनाकार का नाम जोइंदू ने परमात्म प्रकाश लिखा और इसमें जो है धर्म का जिक्र किया है और 6ठी शताब्दी में ये ग्रंथ जो है वो लिखा गया, ठीक है जी। अगला जो है पाहुड़ दोहा है। राम सिंह नामक कवि हुए और उन्होंने पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ लिखा राम सिंह ने 11वीं शताब्दी में। और दार्शनिक, फिलॉसफी है इसमें, अंग्रेजी में दर्शन का जिक्र इसमें हुआ है, जिसको आप अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी का जिक्र जो है वो पाहुड़ दोहा ने किया है और 11वीं शताब्दी में लिखा गया और राम सिंह ने लिखी है। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा लिखा और 11वीं शताब्दी में लिखा। और इसमें है क्या? दर्शन के बारे में बात हुई है। दर्शन, फिलॉसफी के बारे में, दर्शन शास्त्र है एक प्रकार का। उसके बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, अनेक बार पूछा जाता है, बहुत सी परीक्षाओं में, किसी तरह की परीक्षा हो, इसमें पूछा जाता है ढोला मारू रा दूहा नाम है ग्रंथ का। कुशल नामक कवि हुए, उन्होंने लिखा और 11वीं शताब्दी में लिखा। ये ढोला नाम है, मारू ये भी नाम है। ढोला मारू रा दूहा पूरा ग्रंथ का नाम है। कुशल नामक कवि जो थे उन्होंने इसको लिखा। 11वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा गया
और इस ग्रंथ में क्या है, इस ग्रंथ में विरह है। एक गृहिणी जो है अपने प्रिय के वियोग में किस तरह से तड़पती है, उसका जिक्र इसमें हुआ है। तो ये रचनाएं बहुत जरूरी बहुत सी रचनाएं हैं। आदिकाल में बहुत सी रचनाएं हैं, आदिकाल में बहुत से प्रश्न बनते हैं, परंतु जो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जो प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित पूछे जाते हैं, चाहे आपका एलटी का हो, एलटी का टैट के लिए हो, या फिर आपका कोई कमीशन हो, कोई +2 का हो, टीजीटी का हो, ठीक है ना, एलटी का कमीशन हो, या +2 का हिंदी का है, हिंदी विषय को जो आपके पीजीटी लेक्चर की परीक्षा होती है उसके लिए हो, या कॉलेज कैडर की परीक्षा हो, या फिर नेट की परीक्षा हो, आपके स्टेट लेवल का टेस्ट हो, उसमें ये चीजें पूछी जाती है। बहुत कई बार पूछी गई है। ये जो मैं आपको बहुत जरूरी बातें जो है इसमें बता रहा हूं, वो इसमें इनका जिक्र हुआ है। मैंने पहले आपको रासो बताए, जो भी जितने रासो ग्रंथ मैंने उनका जिक्र आपको आपके सामने किया था रासो ग्रंथ का। तो रासो ग्रंथ भी बहुत जरूरी है कि परमाल रासो किसने लिखा, बुद्धि रासो किसने लिखा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, जो रासो ग्रंथ के मैंने आपको सूची पहले बता चुका हूं। उसके बाद आदिकाल का प्रथम कवि कौन था, किसने किसको माना, ठीक है ना, और प्रथम रचना कौन सी है, उसके बाद कौन कौन कवि हैं, जैसे मैंने अमीर खुसरो का उदाहरण आपको दिया, विद्यापति के बारे में आपको बताया, तो उसके बाद अपभ्रंश के, ये मैंने आपको जरूरी जो है वो बताए कि कौन सी रचना जरूरी है और किसने लिखी है, कब लिखी है और उसका विषय क्या है। ये चीजें आपने अपने जहन में सदा के लिए बिठाए रखनी है, ताकि आपको आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं उनमें कोई किसी प्रकार के संकोच ना हो, किसी प्रकार का कोई दुविधा ना हो। जब भी आपको पूछे जाए प्रश्न, चाहे किसी तरह का प्रश्न पूछा जाए, इसमें है क्या, लिखा क्या गया है, तो कम से कम मोटे तौर पर आपको होना चाहिए कि क्या लिखा गया है, कब लिखा गया, ये पता होना चाहिए, किसने लिखा, और कवि का नाम, ग्रंथ का नाम, ठीक है ना, उस चीज में है क्या, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में और नेक्स्ट आपको अगले जो काल है उसके बारे में जरूरी प्रश्न जो है, मुख्य प्रश्न जो आते हैं उनको करवाऊंगा। ठीक है, आदिकाल में, और आपने थोड़ी इसको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपने खुद भी करने। अगर कोई दिक्कत उसमें आए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत जल्दी मैं अगली वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक आप सुरक्षित रहें और पूरी तरह से तैयारियों में डट जाएं, और क्योंकि परीक्षाएं आपके सिर पर हैं, और तैयारियों में डटे, और जो भी मेरी सहायता होगी तो मुझे फ़ोन भी आप कर सकते हैं, मैंने फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, और कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।